क्या अभी कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं और अभी तक आपका कोर्स इशू नहीं हुआ? कोर्स डिले होने की एक्चुअल रीजन है क्या? कब तक एक्सपेक्टेड डेट है? जिन लोगों ने अप्लाई किया था अक्टूबर में, नवंबर में, कब तक उनके जो कोर्स है वो इशू हो जाएंगे? जो प्रोसेसिंग टाइम है कोर्स निकलने का वो कितना है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, अगर आप कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं और अभी तक इशू नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना, फास्ट फॉरवर्डिंग करना। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने एजेंट के साथ शेयर करनी है या फिर आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो अभी तक कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था नवंबर में, अक्टूबर में और अभी तक इनके कोर्स इशू नहीं हुए। अगर आपका कोर्स इशू हो चुका है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम शेयर करूंगा, हम वहाँ पे चैट करेंगे और मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा बेसिकली। और वो इंटरव्यू का मैं लाइव चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि जिन लोगों का अभी तक कोर्स इशू नहीं हुआ उन लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो जी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो कैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोर्स ना निकलने की जो वजूहात हैं, डिले क्यों हो रहे हैं। आज से पहले कभी भी कोर्स इस तरह डिले नहीं हुए थे जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले से हो रहे हैं। और इसके पीछे रीजंस है क्या? चंद इसके पीछे रीजंस है जो मैं मेन आपको बता दूं और मैं ज़रा डीप पे नहीं जाऊंगा। मैं मेन फोकस करूंगा कि जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग मिस कर रहे हैं और जो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लग सकता है और कब तक आपको कोर्स इशू हो सकता है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इसके जो रीज़न क्या है डिले होने की। इसके जो पीछे मेन वजह एक आ रही है, आपको पता है कि सितंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया यूके आने के लिए, चाहे वो क्या वर्कर वीज़ा पे यूके आ रहे थे, चाहे वो लोग स्टडी करने के लिए आ रहे थे। एक नॉर्मल रूटीन से हट के बहुत से लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्योंकि आपको पता है कि 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड जो लोग यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा कोड 6145 केयर वर्कर वीज़ा और कोड 6146 सीनियर केयर वर्कर वीज़ा, इन दो कोड पे जो लोग बेसिकली एसओसी होता है, ये स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल कोड होता है। अगर आप इन कोड के ऊपर यूके आएंगे तो आपको अपने साथ डिपेंडेंट लेके आना अलाउड नहीं होगा, सिर्फ आपको ही आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अप्लाई करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास आई। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोर्स डिले में जा रहे हैं, क्योंकि होम ऑफिस के पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। तो एक तो वजह ये वाली है। तो दूसरी वजह आपको बताऊँ मैं कि आपको पता है जो केयर होम की जॉब्स हैं, केयर होम पे यूके आना ऐसे था, इतना आसान था। आप एजेंट से बात करें, उसको पैसे दें, वो आपको कोर्स इशू करवाएगा, आपको यूके लेके आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी फैमिली को यूके बुला लें। ये मैं आज से कुछ अर्से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हो क्या रहा था, यहाँ पर होम ऑफिस को पता चला कि कुछ केयर होम ऐसे हैं जो कि फिजिकली तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स में वो रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो फिजिकली भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब वो केयर होम क्या करते हैं, एजेंट के साथ मिलके, एजेंट की और जो कंपनी है केयर होम है उनकी मिली भगत से वो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से स्टाफ लेके आते हैं। बड़ी बड़ी लाइक 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, ये अप टू 30,000 पाउंड तक जाता है इसका जो रेट होता है। और जो कह लें कि जो बंदा जितना बर्गेन कर ले उतना उसके लिए कम कर देते हैं वो लोग। तो खैर वो वहाँ से लेकर आते हैं यहाँ पे, उनसे उनको पहले बोल लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद हमारे पास काम नहीं होगा या फिर हम चंद महीना को काम देंगे, उसके अलावा हमारे पास काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, तो आपको हम एनओसी दे देंगे। आपकी जो फैमिली होगी डिपेंडेंट वो भी कहीं भी जॉब कर सकती हैं और आप खुद भी जॉब कर सकते हैं, जहाँ चाहिए आप जॉब कर सकते हैं। आपको हम नहीं रोकेंगे, आपका टैक्स पे करते रहेंगे। 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाएगा, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो फिर ये सबक बात दिखा के ऐसे लोगों को कन्विंस कर, आपको पता है जो एजेंट होता है वो कन्विंस करना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होता है, वो आराम से कन्विंस कर लेता है। तो वो लोग थे वो सोचे थे चलो ठीक हम लोग यूके चले जाएंगे, वहाँ पर जाके कोई भी जॉब कर लेंगे। कोई रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा, कोई किसी सुपर मार्केट में काम करना पड़ा, किसी भी तरह की जॉब हम लोग कर लेंगे, एटलीस्ट हम लोग यूके पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा कुछ केयर होम से वो क्या कर रहे थे कि वो ऐसी कोई बात बता नहीं रहे थे। उनको बोल रहे थे कि आपके पास इतनी हम लोग सैलरी देंगे आपको, या आपके बेनिफिट्स होंगे, आपने यहाँ पे जॉब करनी है। जब वो लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद 1 महीना 2 महीना काम किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि या तो कंपनी
ख़त्म हो गई है, कंपनी के पास काम नहीं है, या तो बोलते हैं वर्किंग आवर्स नहीं है, कहते हैं जॉब नहीं है, यानी कि उनको काम ही नहीं दे रहे थे। दूसरे लफ्ज़ में बोले तो उनके पास काम ही नहीं था। तो वो लोग बेचारे जो मजबूर थे, वो लोग छुप के काम कर रहे थे। आपको पता है कि यहाँ पे छुप के काम करना इलीगल चीज़ है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप पे जुर्माना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस कंपनी के वीज़े पे आप यूके आए हैं, उसी कंपनी के वीज़े पर ही आपने काम करना पड़ेगा अगर आपने फुल टाइम जॉब करनी है। पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ आवर्स होते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो भी कंपनी परमिशन दे तब। तो वो लोग क्या कर रहे थे, फिर यहाँ पे आने के बाद बेचारों के पास ना खाने के पैसे हैं, ना रहने की जगह यहाँ पे, और ना ही ट्रैवलिंग करने के उनके पास पैसे हैं। तो वो बेचारे कह ले बहुत ही मजबूर हालात में थे। तो अक्सर लोग थे वो तो कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे होम ऑफिस को, क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे होम ऑफिस बोलेगा आपके पास 2 months एंड 60 days का टाइम में आपको नया होम ऑफिस, आपको नया केयर होम ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा वापस। तो आपको पता है कि जो लोग इतना पैसा यहाँ पे लगा के आते हैं तो वो फिर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो होम ऑफिस को भी टाइम टू टाइम उनको भी कंप्लेंट मिल रही थी, तो उन्होंने फिर होम ऑफिस ने एक्शन लिया इसके अगेंस्ट, और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो केयर होम से उनके जो लाइसेंस है उन्होंने कैंसिल कर दिए। और उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे रखी कि जो कंपनी CQC के साथ, केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होंगी, वही कंपनीज बुला सकती हैं जी एम्प्लॉयज़ को पाकिस्तान से, इंडिया से, और वो भी प्रॉपर एक चैनल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप एजेंट ने बोल दिया और आप आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा आपने जॉब कहाँ पोस्ट की है, इसके अलावा आपने अपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया है कि नहीं लिया, अगर तो लिया है तो आपने किस चैनल के थ्रू आपने इंटरव्यू लिया है, कॉल पे लिया है, व्हाट्सएप पे लिया है, कोई ईमेल दिखाएं कम्युनिकेशन हुई है। इसी तरह सेम क्वेश्चन कह लें जो एम्प्लॉय है उससे पूछ रहे थे कि आपने जॉब पोस्ट कहाँ की थी, और इसके अलावा डिटेल में यानी कि बहुत सी चीज़ें वो क्वेश्चन पूछते हैं ताकि कोई 2 नंबरी तो नहीं चल रही यहाँ पे, कोई केयर होम है वो कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, या कोई एम्प्लॉय है वो 2 नंबरी तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें तो होम ऑफिस एक एक कोर्स को, एक एक रिक्वेस्ट को वो डीप में जाके देख रहा है। स्पेशली जो लोग के वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, मैं उनकी बात करूँ स्पेशली, कि उन बाकियों को भी वो देख रहा है, डिले में जा रहे हैं, लेकिन जो केयर होम के स्पेशल केस आ रहे हैं उनको वो बहुत डीप में जाके, डेप्थ में जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको कोज इशू हो रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोज डिले हो रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, वो रिजेक्ट नहीं कर रहे। मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था एक लड़के का जिसका कोज इशू हुआ था, उसने गालिबन 20 नवंबर को अप्लाई किया था, और उसका आई थिंक जनवरी के एंड में जाके उसका कोज इशू हुआ था। आप वो जाके इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो ये तो जी एक मेन चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बता दी रीजंस, लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से जो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है अपने उसके साथ, जो आपका एजेंट है या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है, आप उसके साथ ही वो इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं जी हेड ऑफ बिजनेस इमिग्रेशन। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की लिंक्डइन के ऊपर, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है लेकिन मैं ऐसा कुछ हिस्सा आपको मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। Some may even have had requests declined for not providing information that is not requested in the form। कह रहे हैं जी कुछ रिक्वेस्ट डिक्लाइन हुई हैं, लेकिन वो रीज़न क्या है डिक्लाइन होने की, कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर गिवन नहीं थी। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली है? Employer must include information about the number of hours per week when completing the request. This has been one of the main reasons for the delay। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जी कोर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर बेसिकली एम्प्लॉयर होता है वही अप्लाई करता है जी थ्रू SMS स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वो अप्लाई करता है। तो जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक वो लाजमी मेंशन करें। इसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बनी हुई, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये वाली लाइन एक ऐड कर दें कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक वो कितने प्रोवाइड करेंगे। जब स्टाफ पाकिस्तान से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे आएगा, लैंड करेगा, यहाँ पे आने के बाद जॉब करेगा, तो आप उसको कितने वर्किंग आवर्स देंगे पर वीक। तो ये एक लाजमी कह लें क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी आपने ऐड करनी है जब आप अप्लाई करेंगे जी कोर्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रीजन हमने बताई हैं कि रॉन्ग फॉर्म और एप्लीकेशन सबमिटेड, और omitted information in the application, lack of evidence or compulsory documents, no response to home office communications, changing contact details without informing home office। जी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कोर्स डिले हो रहे हैं।
और लोग कह रहे हैं कि हमने तो हमारी जो कंपनी है वो CQC के साथ रजिस्टर्ड भी है, हमारी कंपनी एक्टिव स्टेट में भी आ रही है, इसके बावजूद हमारा जो कोड है वो इशू नहीं हो रहा। तो आपकी जो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताई आपको कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ये आपने लाजमी मेंशन करवाना है। अगर ये मेंशन नहीं होगा तो मोस्ट चांसेस है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन में चली जाएगी। आपने 3 महीने वेट किया, 4 महीने वेट किया है तो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। ये वाली रिक्वेस्ट लाजमी ऐड करवाएं, अपने एम्प्लॉयर से बात करें, अपने एजेंट से बात करें और उनको बोलें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ आवर्स पर वीक कितना देगी कंपनी, ये लाजमी इसमें लिखें और उसके बाद अप्लाई करें। तो जो बात करते हैं जी कि जो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है कोर्स निकलने का, तो वो है जी तकरीबन पहले था जी कि विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं बेसिकली कि जब एम्प्लॉयर जो सा है आपका वो अप्लाई करता है कोर्स के लिए, तो वो अप्लाई करता है जी थ्रू स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। उसको टाइम लगता है अप्लाई करते हुए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, क्योंकि उसने एक एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करता है। एक बेसिकली पोर्टल बना होता है, इस पोर्टल पर जाके वो लॉगिन करता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है बेसिकली। तो 10 से 15 मिनट लगते होंगे उसके मैक्सिमम अप्लाई करते हुए, जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, या 20 मिनट कर लो। उसके बाद क्या होता है कि विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज टाइम था कोर्स की जो रिक्वेस्ट है अप्रूव होने में। उसके बाद वो असाइन करता है उस कोर्स को, असाइनिंग में इतना टाइम नहीं लगता। तो जी ये जो 1 to 2 वर्किंग डेज हैं अब ये बढ़ के हो चुके हैं जी, महीनों में चला गया ये टाइम। कुछ लोग 3 महीने से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 4 महीने से वेट कर रहे हैं। तो जो ये मैक्सिमम टाइम है जी वो है जी 18 वीक्स का। 18 वीक के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होगी, उसके बाद आप असाइन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को जो कोर्स निकलेगा। तो जब वो दफ़ा कोर्स निकल आएगा आप असाइन कर देंगे, वो रेफरेंस एक नंबर होता है जी उसका कोर्स का, तो उसके बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था नवंबर में, तो अगर 18 वीक्स की भी लगाए तो आप कह लें कि दिसंबर, जनवरी, फेब के एंड में कह लें, मार्च के शुरू में कह लें, उनका कोर्स आ सकता है अगर मैक्सिमम टाइम 18 वीक्स है, अगर उसके मुताबिक भी चले तो जी ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और फिर से बता दूँ अगर आपका कोर्स इशू हो चुका है तो मुझे कमेंट करके बोलें, बताएं, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन लेके बाकी लोगों को भी दे सके। और अगर आपका कोर्स इशू नहीं हुआ फिर मुझे आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि किन किन लोगों ने कौन कौन से वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, कौन लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, कौन लोग केयर वर्कर वीज़ा लेकर यूके आ रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।